जिससे तारुफ करवाने जा रहे हैं हंसराज हंसी, जिनको हर कोई जानता है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी चले जाएं इनके फैन नजर आएंगे। भारत में ही नहीं बल्कि आप अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा कहीं भी चले जाएं। मुझे लगता है हाँ जी, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले आप गीत गा रहे हैं। मेरे फादर आपके फैन थे और यहाँ तमाम जो ऑडियंस बैठी हैं, तो इतना लंबा अरसा। और सबसे पहले आपको कश्मीर आने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लगा कश्मीर आके? न्यूज़ चैनल जो न्यूज़ 18 है, इसका टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली ज्योति कंवल जी का और पंकज जी का। उसके बाद जितनी ऑडियंस है, मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन और हज़रात, आप सबको आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो बहुत आला दर्जे के फ़नकार मियाँ राशिद जी को सुनने का मौका मिला, बहुत शुक्रिया। तो आपने पूछा कि कैसा लगा कश्मीर में आना, क्योंकि जन्नत कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। हाँ जी, रोज़े हशर में तो पता नहीं हम लोगों का क्या हशर होना है, धरती की जन्नत तो देखते रहना चाहिए, तो जहन से ठीक है। बाकी मेरा बहुत ज़्यादा कर रहे थे आप भी, मैडम भी, मेरा तो छोटा सा तारुफ है कि हुए हैं इश्क नाम के बुज़ुर्ग है दोस्त। इश्क की आप बात कर रहे थे, हुए हैं इश्क नाम के बुज़ुर्ग है दोस्त, हम फ़कीर भी उसी सिलसिले के हैं। क्या बात है। हाँ जी, इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह का आपका रुतबा है, एक बार ज्योति जी ने आपसे मिलने आए, आपने तुरंत हाँ कर दी कि कश्मीर मैं जाना चाहता हूँ। तो कश्मीर आकर आपको लगा कैसे, क्योंकि बड़ी देर बाद आप कश्मीर आए हैं? देखो, कश्मीर को इस लाइक पैराडाइज मालिक ने बनाया, परवरदिगार ने। तो मालिक तो पार्शल नहीं है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, वो वाहिद ला शरीक इम्पार्शल। उन्होंने सबको दिया, सब ज़िंदगी भी दी, धरतियाँ भी दी, खाने पीने को भी दिया। हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत ये खित्ता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आना, लेकिन मैं हमेशा दुआ करता रहता हूँ कि ऐ मेरे मालिक, ऐ परवरदिगार, कभी भी किसी माँ के आंसू ना निकले, किसी बहन को रोना ना पड़े, किसी बेटी के सर से साया ना जाए, बस ये सलामत रहे। देखो, ये धरती खूबसूरत है, शायद खाने पानी, दाने पानी का या कोई ना कोई तो चश्मेशाही भी यहाँ पे है, तो कुछ ना कुछ तो असर होता है। इसीलिए माशाल्लाह इतने खूबसूरत लोग यहाँ पैदा होते हैं। ये कभी अफसरदा ना हो, उदास ना हो, मेरी यही दुआ है। हमेशा खुश रहे, सलामत रहे और मालिक उसकी याद में रहे। दुआ फ़कीरां दी है, नहीं तेनों रब ना भुले। क्या बात है। हाँ जी, क्योंकि लगभग 4 दशक आपने इस इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, सूफी, फोक, हर तरह के आपने गीत गाए हैं। लेकिन जो आपका शुरुआती दौर था, जो मुझे जानकारी है कि दरगाह से शुरू किया था। आपके ख़ानदान में, आपके परिवार में कोई गाता नहीं था, खेतों में काम करते थे, और जब आप दरगाह पे जाते थे और वहाँ आप उस संगत में चले गए, तो कई बार आपके पिता जो हैं वो आप पे थप्पड़ भी मार देते थे कि यार हंस कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे? पिता होते ही इसी काम के लिए। पिता को चिंता होती है ना, माता को चिंता होती है। वो उस वक्त तो लगता है कि शायद वो तशद्दुद कर रहे हैं अपनी औलाद पे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, और हमें उस वक्त नहीं पता होता। हम यही सोचते हैं कि ये कौन सा शख्स है घर में रहता जो हमेशा झटकता ही रहता है। तो बाद में पता चलता कि माँ बाप, अब माँ बाप के बारे में तो बुजुर्गाने दीन ने भी कहा है कि अगर जन्नत का नज़ारा करना तो माँ के कदमों में एक बार बैठ के देखो। क्या बात। तो मेरा ख्याल है ऐसे माँ बाप मुझे भी थोड़ा फ़िक्रमंद थे। हम खेतों में काम कर, उनको अच्छा लगता था करना, वो जद्दी पुश्ती वही काम था। तो मैं गाने लग गया बेसाख्ता ही, इस डेस्टिनी कह लें। वो वही भाई, कैसे शुरुआत, दरगाह में जाना कैसे शुरू किया, वहाँ कौन मिले और किस तरह से सूफियाना के रंग में आप रंगे गए? वेल, कोई प्लान्ड नहीं था। हमारे गांव देहात में उस वक्त
ये अब तो प्लानिंग करते हैं बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, क्या करना है। उस वक्त तो बस ऐसे ही था, चलता था। तो बस मैं जब थोड़े सख्त मिजाज थे वाले साहब मेरे, तो मैं घर से भाग गया। तो वक्त अच्छे थे उस वक्त, बच्चे किडनैप नहीं होते थे, तो मैं ज़िंदा हूँ। तो मैं अपने जो मेरे मौसीकी के उस्ताद मोहतरम हैं, वो सूफ़ी सिंगर जी उस्ताद पूरन जनाब पूरन शाह कोटी साहब जी, तो उनके कदमों में मैं गया गाना सीखने। वो आगे बैत थे किसी दरगाह पे, बहुत बड़े फ़कीर बाबा मुराद शाह गुलाम शनाई, जिनको लाडी साईं भी बोलते हैं, बापू लाल बादशाह सरकार। तो फिर वहीं पे मेरी तरबियत परवरिश हुई। तो मोबाइल शबाइल होते नहीं थे, माँ रोती रही, बाप भी थोड़ा उदास भी होते होंगे, लेकिन गुस्से में फिर ज़्यादा के वाह वाह याद पता नहीं कहाँ चले गया। तो मैं अहद करके गया था कि मैं कामयाब ना हुआ तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा। तो फिर अल्लाह की रहमत है कि वही बात है, ना सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी ही क्यों बंदगी है, ये सब तेरा कर्म है आका के बात अब तक बनी हुई है। क्या बात। तो बस ऐसे ही है चलता, मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि उस्ताद पूरन शाह कोटी के आप शागिर्द हैं, उनके जो बेटे मास्टर सलीम है वो आपके शागिर्द हैं। हाँ, बस उस्ताद का बेटा खलीफा होता है, उस्ताद की तरह होता है, लेकिन ये मोहब्बत का दर्जा वो हो गया था कि उन्होंने अपनी औलाद को कहा, ये मुझे भी बेटा ही मानते थे, बेटा मेरा हुक्म है, मेरी औलाद में ये सबसे बड़ा बेटा आपका शागिर्द होगा। बस ऐसे चल। क्योंकि आपको पद्मश्री से नवाजा गया, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, सूफ़ी आपने ज़िंदगी जी है, सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? फ़कीर बनकर रहना अच्छा लगता है, सूफ़ी बनकर अच्छा लगता है, सांसद बनकर अच्छा लगता है, या जब लोग पद्मश्री के लिए जाने जाते हैं, या फिर अमेरिका में जब आपको प्रोफेसर की उपाधि दी गई, वहाँ भी आपको इतना बड़ा खिताब मिला? बस मैं तो एक प्रे के जरिए जवाब दे सकता हूँ, एक दुआ मांगता हूँ अपने परवरदिगार से कि ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था। क्या बात। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे मेरे मालिक, मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मैं किसी गैर के हाथों से समंदर भी ना लूं, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। बस यही है। मैंने तो जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, सरेंडर किया हुआ है मैंने। मैं ऑटो पे लगा हुआ बंदा हूँ, जहाँ पे बैठा दो मैं एंजॉय करता हूँ। हाँ जी। कोई फ़कीर कहता है, कोई नगोदर दरगाह पे आप जाते हैं, कोई सूफ़ी कहता है, पता नहीं। मैं जो खुद सोचता हूँ बजाते खुद अपने बारे में, वो यही सोचता हूँ कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग। ये मिट्टी है, मिट्टी से आए, मिट्टी में एंड हो जाएगा। मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग। हम रूहे सफ़र हैं, हम रूहे सफ़र हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। आज हंसराज या कल हंस हुसैन भी हो सकता है। क्या पता उसके। माँ ने जोरावर सिंह नाम रखा था मेरा। अच्छा, माता जी ने जोरावर सिंह नाम। जोरावर सिंह रखा। तो हंसराज हंस कैसे? पता नहीं, मैं पाकिस्तान गया, मोहम्मद यूसुफ कहते थे। जिसका जो दिल करता बुलाई जाता है। मुझे तो इतना पता है कि इस शरीर को मालिक ने पता नहीं कुछ काम वाम लेने के लिए पैदा किया होगा। ऑनेस्टली जिस भी शोबे में हैं आप, तो उसमें काम वाम करते रहो। जब शो बिजनेस में था तो उसको उस वक्त सिर्फ मैं यही सोचता था। अब डाइवर्ट हो गया हूँ तो बस भारत माता की जय। क्योंकि वारिस शाह आपने सुनी गाई, जो उनके जो तमाम बुल्ले शाह, लोग बहुत सारे लोग समझते थे कि हीर रांझा जो है वो एक इमेजिनेशन है, वो करैक्टर है, या
वारिस शाह का खुद है। लेकिन आज जो आपसे मेरी बात हो रही थी वो किस्सा आप बताइए कि हीर रांझा असल में कौन थे, कैसे थे, और आप तो जब पाकिस्तान गए थे वहाँ पर वो सारा इंसिडेंट अगर सुना सके तो। मेरी जुस्तजू थी, आरजू थी कि किताबें छोटे होते पढ़ते थे, तो हीर रांझा कहाँ पैदा हुए, कैसे हुए, तो मैं फिर घूमता रहता था पूरी दुनिया में, ऐसा मुसाफिर ही रहा हूँ मैं। तो जब पाकिस्तान गया तो पता किया तो कहने लगे वो ख़ानदान अभी ज़िंदा है, उनके ख़ानदान। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते थे कि इमेजिनेशन है। हाँ, आप मुझे आज इन्होंने भी यही कहा कि ये जस्ट इमेजिनेशन है, यहाँ वारिस शाह खुद हो सकते हैं। सैयद वारिस शाह ने लिखा है। मैंने कहा नहीं, ये सच्ची कहानी है और मैं मियाँ रांझे के ख़ानदान के एक फ़र्द को मिल के आया हूँ, वो वहाँ लाहौर में जज है। तो इनको यकीन नहीं आ रहा था, फिर भला हो जिसने मोबाइल बनाए मैंने कॉल लगा दी, तो इन्होंने वो देखो उन्होंने बात भी कमाल की कहने लगे मैं शहर से गांव गया हुआ था, अपने पिंड गया हुआ था, पंजाबी में कहते हैं। मैं क्या पिंड का नाम लो ज़रा, कहते तख्त हज़ारे गया। जब तख्त हज़ारा किया तो मुझे एकदम याद आ गया रांझा साहब, मियाँ रांझा वहाँ पे पैदा हुए थे, वो उन्हीं की वो हवेली भी कायम है। हंसी ने आज बात करवा दी, रांझा के जो परिवार आगे, खानदान आगे चल रहा है, उनके फैमिली मेंबर जो हैं वो जज बन चुके हैं इस समय, तो उनसे बात हुई थोड़ी देर पहले। दूसरा हंसी, क्योंकि जिस तरह से इश्क को आपने डिस्क्राइब किया है, मोहब्बत को डिस्क्राइब किया है, आपके लिए इश्क और मोहब्बत क्या है? किससे सबसे ज़्यादा इश्क और मोहब्बत है? अरे ये इश्क से क्रिएशन हुई है सारी। अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे, इश्क कीता सो जग दा मूल मियाँ। पहले आप ही रब ने इश्क कीता ते माशूक है नबी रसूल मियाँ। सरकार जो रहमतुल आलमीन बन के आए हैं, उनके इश्क में ये कायनात बनाई गई है, तो खुदा की ज़ात ही इश्क है। इश्क के बिना तो मुर्दा ही हैं आप। आपका पहला इश्क? इश्क पहला दूजा भी होता है इश्क इश्क होता है। इश्क और मोहब्बत में फ़र्क है या नाम ही? नहीं, मोहब्बत भी बहुत पाकीज़ा चीज़ है, इश्क तो बहुत ही पाकीज़ा चीज़ है, लेकिन अट्रैक्शन जो है आजकल का जो है मामला, आजकल थोड़ा बदल गया है। आजकल देखो गाने बता रहे हैं, जैसी ज़िंदगी है वैसे गाने हो जाते हैं। पहले गालिब, अल्लामा इकबाल कितना अच्छा लिखते थे मोहब्बत के बारे में। आजकल मैं सुन रहा था कि मैंने कहा कि दिलरुबा, वो बोली मेरे पास आ। मैंने कहा, जो जिंदगियां लग जाती थी इजहार करने को, आजकल तो एक सेकंड में कह देते हैं मैंने कहा दिलरुबा, मैंने कहा कि देखो बदल गई ना। अब स्टैंडर्ड देखो, लेवल क्या आ गया मोहब्बत का, इश्क का। मैंने कहा कि दिलरुबा, वो बोली मेरे पास आ। मैंने कहा मुझे प्यार है, वो बोली कि तू दिलदार है। मैंने कहा घूंघट उठा, उसने कहा पैसे दिखा। मैंने कहा घूंघट उठा, उसने कहा पैसे दिखा। मैंने कहा पैसे नहीं, तो उधर से आवाज आई पेटीएम करो। मैंने कहा कि दिलरुबा, वो बोली मेरे पास आ। मैंने कहा मुझे प्यार है, वो बोली कि तू दिलदार है। मैंने कहा घूंघट उठा, उसने कहा पैसे दिखा। मैंने कहा पैसे नहीं, वो बोली तो हट ऐसे नहीं। मैंने कहा महंगाई है, वो बोली तो मेरा भाई है। कर लो इश्क। कहते कितना सुंदर तुम एक्ट करती हो, अफेक्ट दिल के डायरेक्ट करती हो। शायरी देखो आजकल की सारी लैंग्वेज मिक्स कर रहे हैं। कितना सुंदर तुम एक्ट करती हो, अफेक्ट दिल के डायरेक्ट करती हो। मैनू कहनी तुमसे नफरत है और टैटू वाला सिलेक्ट करती हो। जो भी कहना मुझे कह मर ले, विच पब्लिक क्यों कलेक्ट करती हो। यानी भी मैं भूल। सो अब वो लोग, वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। अब भी होंगे, अब भी होंगे लोग, क्योंकि होंगे लोग। वारिस शाह, लैला मजनू, वो जो कहानियाँ थी, या वो या आपके टाइम, उसमें और अब में क्या फ़र्क है? उस टाइम का क्या इश्क और मोहब्बत है? इश्क तो वैसा ही है। लोग थोड़े कम, थोड़ा लेवल, इश्क ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है ना। जिस लेवल की थिंकिंग है,
उसी लेवल के गाने हैं, उस लेवल का ही है। लेकिन ये नहीं है कि खाली होगी दुनिया, अभी भी होंगे, अभी वारिशा नहीं है वो शायर नहीं है, उसकी मोहब्बत को उजागर का है, लोग सच्चे सादिक लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरा क्योंकि नुसरत साहब के साथ आपने बहुत सारी परफॉर्मेंस की, गुलाम साहब के साथ बहुत सारी परफॉर्मेंस की, कोई ऐसा किस्सा जो आपको साथ जोड़ता हो, उनकी वो बातें हमेशा याद रहती हो? क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो एक आपका दौर था वो सब, वो शायद अभी कमी नज़र आती है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली मरहूम को आप जानते हैं? सभी जानते, नुसरत साहब सब जानते हैं, पूरी ऑडियंस। तो वो जीनियस थे, वो दुर्वेश थे, वो कमर्शियल सिंगर नहीं थे, वो असल सूफ़ी सिंगर थे। तो वो लोग हैं जो 500-600 साल से यही काम, तो मेरी बहुत तमन्ना थी, आरज़ू थी कि उनकी ज़ियारत की जाए, मिला जाए। तो इंग्लैंड में एक एशियन सॉन्ग कॉन्टेस्ट होता है, वहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग फ़नकार, उनका कंपटीशन होता है, वहाँ से फर्स्ट सेकंड ये वो जो भी होता है, जैसे आजकल रियलिटी शो है वहाँ पे होता था। तो कुछ जज इंडिया से जाते हैं, कुछ वहाँ से। तो इंडिया से मुझे कॉल किया गया, उधर से मैंने जाके पूछा कि पाकिस्तान से जज कौन है, तो कहने लगे वो जो चले आ रहे हैं। तो नुसरत फ़तेह अली खान को मैंने देखा तो ऐसे लगा जैसे स्वर्ग का पहाड़ ही चला आ रहा हो। तो मैं एकदम, मैंने कहा खान साहब आज जज तो आप, जजमेंट आप ही करेंगे, जज आप हैं, मैं तो मौसीकी का मुजरिम हूँ, वैसे फ़ाइल लेके बैठ जाऊँगा। बस वो पहली मुलाकात थी। फिर मुसलसल बॉलीवुड में उन्होंने स्टार्ट किया, पहला गाना कच्चे धागे फिल्म के लिए करना दोनों ने इकट्ठे। तो मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे से उन्होंने गवाया कच्चे धागे का गाना। ऐसा चलता रहा सिलसिला। फिर उम्र ने वफा नहीं की, उनको कुछ ऐसी सेहतयाबी ना मिली, उस टाइप की लंबी उम्र होनी चाहिए ऐसे लोगों की, उनका इंतकाल हो गया, बस ऐसे। थैंक यू सो मच सर। सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप। ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। एसआईटी ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन। मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी। 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान। 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। 26 days। सांबा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक बेनामतोष के मार्गदर्शन में पुलिस ने एक और सफलता हासिल की। बनी बाबा मंदिर चोरी मामले, कदगल बरी ब्रह्मणा सहित 3 चोरी के मामलों को सुलझाया गया। 3 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया गया और चोरी की नकदी भी बरामद की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सांबा बेनामतोष ने कहा कि कुल 116 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 6 महीनों में सांबा पुलिस ने 39 चोरी के मामलों को सुलझाया है और दर्ज सभी चोरी के मामलों को सुलझाने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। एडीजीपी जम्मू जोन ने उधमपुर में अधिकारियों के साथ सुरक्षा एवं अपराध समीक्षा बैठक की। जम्मू जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री मुकेश सिंह ने डीपीओ उधमपुर में जघन्य अपराधों और स्वतंत्रता दिवस की व्यवस्था के लिए जिला उधमपुर के पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ सुरक्षा एवं अपराध समीक्षा बैठक की। यूएपीए और एनडीपीएस मामलों पर विशेष रूप से दवाओं की आपूर्ति की श्रृंखला में संबंधों का पता लगाने पर जोर दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को सभी एनडीपीएस मामलों में सावधानी पूर्वक वित्तीय जांच करने का निर्देश जारी किया। साथ ही नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामलों की जांच और नशीली दवाओं के खतरे का मुकाबला करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया।
एक और अहम खबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के 3 वर्ष पूरे होने पर डीन छात्र कल्याण कार्यालय जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा अखिल भारतीय सूक्ष्म समागम के उपलक्ष्य में एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय प्रणाली पर बातचीत, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं, NEP पर प्रश्नोत्तरी, व्याख्यान और सेमिनार शामिल थे। इस कार्यक्रम के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव जैन के संरक्षण में आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर के भदरवा में धरेजा पंचायत के लगभग 250 घर पीने के गंदे पानी के इस्तेमाल से यहां के लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि जल शक्ति विभाग फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू करने में नाकाम रहा है। इसका निर्माण 16 साल पहले किया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार वो इस कारण का पता नहीं लगा पा रहे कि विभाग फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू करने में आखिर विफल क्यों रहा। इसका निर्माण 2007 में पूरा हो गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बच्चे दूषित पानी पीने से बीमार हो गए हैं, क्योंकि वो जल शक्ति विभाग द्वारा आपूर्ति किए गए दूषित गंदे पानी का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों और PRI ने आरोप लगाया कि ये पूरी तरह से सरकारी खजाने की लूट है और इसकी जांच की मांग की गई है। 2006 में मेरे पास डिपार्टमेंट PHE का आ गया, तो उन्होंने कहा कि आप ज़मीन दे दो, हमने यहाँ पर फिल्टर प्लांट बनाना है जिससे गांव के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और गांव के लोगों ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ ना कुछ करो और रकबा दे दो, जिसकी वजह से हम साफ़ और सुथरा पानी पी सकें। तो 2006 में मैंने रकबा दे दिया, तो उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। 2007 में बिल्कुल वो तैयार हो गया। 17 साल इन लोगों ने हमारे से इतना गंदा मजाक किया हुआ है सर। 2006 में और 17 साल हो गए इसको हमारे साथ मजाक करते हुए। बिल्कुल गंदा पानी हमारे गांव के लोग पी रहे हैं। अब ये आज की डेट में नया बना रहे हैं, अब पता नहीं कितने 10 साल उसको भी लगेंगे बनाने में। तो जो हमारे लोग हैं सफ़र कर रहे हैं, रोज़ लड़कियां बच्चे हमारे जो है बीमार हो रहे हैं, गंदा पानी सर पीते हैं। मुझे अभी जो है आपके द्वारा ही पता चला है कि ऐसी बात है। मैंने अभी एक्शन से बात की है, AW से भी बात की है। उसमें हम देखेंगे कब बना है, कैसे बना है, और अगर फंक्शनल नहीं हुआ है तो क्यों नहीं फंक्शनल हुआ है। अभी उनकी तरफ से ये वर्जन आ रहा है कि शायद जो लैंड जिसने डोनेट की है वो कोई हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। तो उसको हम देखेंगे जहाँ हमारी ज़रूरत होगी। अगर लैंड ऑनर या थर्ड पार्टी या कोई भी मिसक्रेंट अगर उसमें कोई किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसको हम डील कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो है फंक्शनल हो जाए, ताकि लोगों को साफ़ पानी पीने का जो वो दस्तयाब हो जाए। खबर भदरवा से है, जहां 2 किलोमीटर दूर लेक व्यू रिजॉर्ट गाथा में DC डोडा विशेषपाल महाजन ने सैलानियों यानी पर्यटकों के लिए नौकायन सुविधा का उद्घाटन किया। इस बेहद खास मौके पर प्रसिद्ध रिजॉर्ट में मौजूद टूर ऑपरेटर्स और यहां मौजूद पर्यटकों ने इस अभ्यास को फिर से शुरू करने के लिए प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। आपको बताएं कि यहां पर आने वाले पर्यटक काफी लंबे समय से झील में नौकायन की गतिविधि की मांग कर रहे थे, जो कि 2020 में निलंबित होने से पहले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा करती थी। जो बोटिंग की है सबसे ज़्यादा कमी थी टूरिस्टों की, क्योंकि जितने भी बाहर से आते थे टूरिस्ट, उनके साथ बच्चे होते थे, बड़े होते थे, वो सबसे यही कहते थे कि भाई हमें बोटिंग करनी है। गेट पे जब भी एंट्री कराते थे सबसे पहले वो बोटिंग का ही पूछते थे कि भाई अंदर बोटिंग है कि नहीं है। इस चीज़ की जो बहुत कमी थी यहाँ पे फिश पॉन्ड में। तो अभी फ़िलहाल 4 बोटें मैंने लाई है, इंशाल्लाह 1-2 बोटें मैं और लाऊँगा। तो अब देखते हैं, अगर जितने भी टूरिस्ट आएंगे, मुझे लगता है बोटिंग को देख के अब ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट से जुड़ा हूँ, तो बेसिकली भदरवा का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ की हमेशा कमी है कि यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं है कि जिसके कारण हम टूरिस्ट को एंगेज कर पाए। तो आज एक इनिशिएटिव जो कि यासिर ने, अगर हालांकि 3 साल पहले यहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी लेकिन अभी सस्पेंडेड थी, तो अब जाके ये चीज़ अगर हो रही है तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। मैं मुबारकबाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से यासिर को और पूरे भदरवा के निवासियों को कि वो वेलकम करें टूरिस्ट को, एक तहे दिल से वेलकम करें ताकि वो यहाँ पे आए। ना डिमांड थी स्टेक होल्डर्स की कि बोटिंग शुरू हो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है तुम आए तो सही। तो बोटिंग शुरू हो गई। छोटे बच्चे जब आते हैं तो अक्सर बड़ी सारी चीज़ें ढूंढते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये मेरे होते हुए ये कोशिशें जो थी ADC साहब की अथक मेहनत और इस बच्चे की जो मेहनत है वो रंग लाई।
और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो टूरिस्ट हैं इस बोटिंग की वजह से गाठा पार्क में ज़्यादा आएंगे।